और अगर वो सपोर्ट नहीं होगा ना तो वो रिजेक्शन ऑटोमेटिक आपके पल्ले आ जाएगी। और आप मेरा खुद ऐसा हुआ है, मेरी जीआईसी में जितने पैसे आए हैं उसके बाद मेरा अकाउंट 0 था। यहाँ पर आकर कॉलेज चेंज कर लेना, कोर्स चेंज कर लेना, आपको कोई नहीं पूछने वाला। सिर्फ हेलो, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर हम कनाडा वीजा की बात कर रहे हैं तो कनाडा वीजा में यही आ रहा है कि या तो रिफ्यूजल मिल रहा है फाइल्स को, मोस्टली रिफ्यूजल मिल रहा है, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि हाँ बैकलॉग है, बहुत ज्यादा बैकलॉग है। मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा बैकलॉग है, लेकिन अगर आप अपनी फाइल अच्छे ढंग से लगाओगे तो आपका बैकलॉग में फाइल जा ही नहीं सकती और आपका रिजेक्शन आ ही नहीं सकता। और अगर आपका रिजेक्शन एक आधी बार आ भी गया है तो आपने एक बार में बैठना नहीं है। जस्ट ट्राई इट अनदर वे, अनदर विद अनदर कंसल्टेंट में भी, और या तो विद अनदर एसओपी। ठीक है, आपको ट्राई करते रहना है। एक दो बार रिजेक्शन लेके वीजा आ रहा है लोगों का, मैंने आते हुए देखा है। मेरे नॉन भी आए हैं रिजेक्शन के साथ, 2 रिजेक्शन थी, तीसरी बार उनका वीजा आ गया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से पूछो, गूगल पे बहुत सारे तरीके हैं कि हाँ कैसे रिजेक्शन को कवर अप करना है, कैसे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले रिजेक्शन के रिव्यू कर लेते हैं कि क्यों आ रहा है, मोटा मोटा सा। सबसे पहले तो कंसल्टेंट की या दिक्कत है या आपकी दिक्कत है, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आपने जब भी फाइल डालनी है अपनी, आपने रिव्यू करना है अपनी फाइल को कि हाँ जो भी लिखा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो रेलेवेंट हैं आपकी फाइल से, क्या वो आपसे ही लिंक्ड है या अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। ये सबसे पहले लिखना है। अगर आपको ही लग गया कि वो अलग दुनिया में चल रहे हैं तो भाई जिसका रोज का काम है उसको तो पता ही चल जाएगा कि हाँ ये इररेलेवेंट है और इसको तो रिजेक्शन देना ही है। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जल्दी काम चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलॉग है, प्रेशर है, उनको सब कवर अप करना है। सब फाइल को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं हर किसी फाइल को, चाहे वो अच्छी से है, प्रीमियम फाइल है, चाहे वो मॉडरेट फाइल है, चाहे वो लो फाइल है। मैं किसी की फाइल लो नहीं कहता, ये कुछ आपकी गलतियां रह जाती हैं या कुछ कंसल्टेंट की गलतियां रह जाती हैं जिसकी वजह से फाइल लो रह जाती है। ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना कि हमारी फाइल अच्छे लेवल से, प्रीमियम लेवल से मीडियम या लो लेवल पे आ जाए, चाहे आपके एकेडमिक्स कम भी हैं, क्योंकि कम एकेडमिक्स वाली भी प्रीमियम फाइल होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं रीजंस बता देता हूं, लिस्ट ऑफ रीजंस कि हाँ किस वजह से रिजेक्शन आती है। फाइनेंशियल्स पहले हमारा ये चलता था कि जीआईसी करा दीजिए, आप 1 साल की फीस करा दीजिए, यू आर अंडर एचडीएस कैटेगरी, तो आपके फाइल के रिजेक्शन चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ जीआईसी एंड फीस करा रहे हो तो भी आपके रिजेक्शन के चांसेस हायर हैं। ऐसा आपको करना है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सेम अमाउंट नहीं रखना है कि हाँ आपने फीस भर दी, जीआईसी भर दी तो आपका अकाउंट खाली हो गया। मेरा खुद ऐसा हुआ है, मेरी जीआईसी में जितने पैसे आए हैं उसके बाद मेरा अकाउंट 0 था। ऐसा होता है हमारे इंडियंस के साथ, बिल्कुल होता है। मीडियम परिवार से आते हैं हम ज्यादा पैसे वाले तो नहीं है तभी आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा आप कोशिश करें कि ना हो, थोड़े बहुत पैसे आप ऊपर रखें। ठीक है, और वो बिफोर 6 मंथ्स के हों, ऐसा आप ट्राई करें। क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि हाँ पैसा मतलब लमसम अमाउंट उठाया और वही डाल दिया और उसी से फीस भर दी, उसी से जीआईसी भर दी। भाई ऐसा करोगे तो रिजेक्शन आएगा। क्योंकि अब जो बात चल रही है ना, वो चल रही है कि 1 साल पहले देखते थे कि 1 साल के बाद 1 साल का इनके पास फीस है या नहीं, भरने के लिए है या नहीं। लेकिन अब वो फ्यूचर का भी देख रहे हैं कि अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्यूचर का इनके बैकअप सपोर्ट है या नहीं है। और अगर वो सपोर्ट नहीं होगा ना तो वो रिजेक्शन ऑटोमेटिक आपके पल्ले आ जाएगी और आपको वहीं बैठना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, इंडिया टू कनाडा या कनाडा इंडिया सरप्राइज। ऐसा ही हो जाएगा, ड्रीम बन के रह जाएगा। इसीलिए आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपके जो भी फंड्स है ना, एक तो 6 मंथ से पहले हो या 6 मंथ 1 मंथ पहले ही ना हो कि हाँ 1 मंथ पहले आपने अमाउंट डाला और फीस भर दी नेक्स्ट मंथ। ऐसा ना हो, 2-4 महीने पहले आप पैसे जोड़ने लग जाना, पैसे अकाउंट में डिपॉजिट कराने लग जाना कि हाँ उनको अगर वो स्टेटमेंट देखते भी हैं तो इनको यही लगे कि हाँ इनके पास तो रेगुलर इनकम है और रेगुलर इनका चल रहा है काम। ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन है वो है कि हाँ आपको अमाउंट पॉइंट टू पॉइंट नहीं रखना है, अमाउंट थोड़ा सा आपको ज्यादा रखना है ताकि उनको विश्वास रहे कि हाँ आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो आपके पास बैकअप है, जैक सपोर्ट है। सो ठीक है। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं वो बात आती है जी एसओपी की। एक एसओपी होती है जो कंसल्टेंट देता है। आप किसी के पास भी गए, कंसल्टेंट के पास, उसने आपके शहर के बच्चे की सारी फाइलें लगाई हैं, जितने भी बच्चे गए हैं उसी एजेंट के पास से गए हैं और आपका रिजेक्शन उसी से आ गया। तो आप ये ना सोचे कि आपके नसीब में ही खराबी है या आपकी डेस्टिनी में खराबी है, किस्मत खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये बात ये है कि कई बार हम एसओपी नहीं पढ़ते हैं और मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। कई बार कंसल्टेंट भी कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, कम डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजेक्शन आ जाता है जी। ठीक है। मैंने एसओपी जो अपनी चेक करी थी, अपनी ध्यान से एसओपी चेक करी थी, मॉडिफाई करी थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को अच्छी फाइल दी थी, अच्छी एसओपी दी थी। मैंने फिर भी उसको चेक किया कि मेरे से रेलेवेंट है या नहीं, इररेलेवेंट तो नहीं है। उसमें जो भी पॉइंट मेरे को इररेलेवेंट लगे वो मैंने डिलीट कर दिए और मैंने अपनी एसओपी उनको क्रिएट करके दी कि आप यही एसओपी लगाओ। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ये एसओपी नहीं चलेगी, लेकिन मैंने बोला कि ये एसओपी ही लगाओ, यही मेरी इंफॉर्मेशन है, कच्चा चिट्ठा है मेरा। अब जो पढ़ाई से लेके अब तक का मेरा कच्चा चिट्ठा यही है और यही लगाओ। और उसी वीजा पे मैं यहाँ बैठा हूँ, उसी एसओपी पे मैं कनाडा में बैठा हूँ। ठीक है। तो आपको मॉडिफिकेशन जरूर करनी है। अगर आपको एसओपी में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखना है, आप जस्ट एक राइटर हायर कर लो। ठीक है। ज्यादा पैसे नहीं लेते हैं, 5-6 हजार लेंगे और आपको अच्छी एसओपी बनाकर दे देंगे। आपको कोई पैटर्न बताने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने उनको एक स्टोरी बतानी है कि हाँ आप ये हो और आप इस इंटेंशन के साथ आपने ये कोर्स लिया, ये कॉलेज लिया और इस इंटेंशन के साथ आप कनाडा जा रहे हो। ठीक है। और ये बात हो जाती है कनाडा जाने की और एसओपी की। आप राइटर हायर कर लो और यू आर गुड टू गो। कनाडा चले गए आप और कनाडा से वापस भी आना है। रियल में नहीं आना है, लेकिन एसओपी में जरूर आना है भाई। अगर एसओपी में आप ये लिख दोगे कि हाँ हम कनाडा के फैन हैं, हमारे ड्रीम में कनाडा आता है और हम तो लाइफ जी कनाडा में स्पेंड करना चाहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ वीजा। देन आपको एसओपी में यही लिखना है कि आपकी फैमिली आपकी जान है, आपके पेरेंट्स आपकी जान है और आप उनका सपोर्ट हमेशा बनना चाहते हो और इंडिया के साथ कितने कनेक्टेड हो ये आपको जरूर लिखना है। और ये भी लिखना है कि हाँ आपके होम टाइज इतने स्ट्रांग हैं कि आप कनाडा में ही सफर मुश्किल से करोगे और स्टडी करके झट से वापस आ जाओगे। आप टेम्परेरी वीजा से परमानेंट वीजा के लिए फाइल डालोगे ही नहीं। ये लिखना नहीं है, लेकिन ऐसा रिफ्लेक्ट कराना है उनको, ताकि उनको भरोसा हो जाए कि हाँ आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो और कनाडा पे बोझ नहीं बढ़ाओगे और वापस चले जाओगे इंडिया। ठीक है। और इसके बाद जो बात आ जाती है वो आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने जो पहले भी बताई कि एजेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट कम लगा देते हैं, कभी कभार ज्यादा लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा रेलेवेंट लगाने हैं। आपको फेक एक्सपीरियंस आजकल के टाइम में नहीं लगाना है। जब तक बैकलॉग है आपका हर एक डॉक्यूमेंट चेक हो सकता है। आप मॉडिफाई नहीं करें अपने डॉक्यूमेंट, वही बेहतर है। ठीक है। आप उसको फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि लगा देते हैं लोग। फेक डॉक्यूमेंट्स हमें कभी भी नहीं लगाने हैं। अगर आप एक्सपीरियंस लगा रहे हो किसी चीज का कि हाँ आपने पढ़ाई आर्ट्स में की है, पढ़ाई कॉमर्स में की है और आप लगा रहे हो अपना एक्सपीरियंस किसी क्लिनिक शॉप का या किसी का भी, जो कि मतलब मिसमैच होता है, वो आपको रिजेक्शन देगा और आपको गिफ्ट मिलेगा रिजेक्शन का। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें नहीं लगाना है, हमें जस्ट। और जो लास्ट है जी वो मैं बात कर लेता हूँ ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स जो कैसे चल रहे हैं, जिन फाइल को रिफ्यूजल मिल रहा है। हाँ हमेशा एक ट्रेंड होता है। जो मेन ट्रेंड चल रहा है, मेजर ट्रेंड चल रहा है, वो ये है कि हाँ कॉलेज ने आपको वीजा दे दिया। ठीक है। कॉलेज ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, लेकिन आपको वीजा वालों ने मना कर दिया जी आप इस स्कोर पे तो आ ही नहीं सकते कभी भी। क्या कर दिया आपने? ऐसा कभी नहीं करना है आपको। अगर आपका आईएलटीएस स्कोर 5.5 चल रहा है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6 है। ठीक है। प्लीज ध्यान रखो, अब वो खेल नहीं चल रहा कि आपके 5.5 में स्कोर आ जाएंगे। हाँ मेरे को पता है कि 5.5 वीजा में आपने नॉन एचडीएस फाइल्स बहुत देखी हैं। नॉन एचडीएस के फाइल्स
जो एक हाइप चल जाती है इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट्स में कि हाँ 5.5 के मीम बनने लग जाते हैं, नॉन एचडीएस बेटर देन एचडीएस। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नॉन एचडीएस पीटी ही वाले हैं। अगर आपसे आइल्स नहीं क्लियर हो रही है तो आप पीटी ट्राई कर सकते हो, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, अगर आपसे आइल्स क्लियर नहीं हो रही है और आप 5.5 पे फाइल लगा रहे हो तो ये आपकी दिक्कत है बहुत बड़ी, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसमें आपको कॉलेज जरूर एक्सेप्ट कर देगा, लेकिन आपको इमिग्रेशन नहीं एक्सेप्ट करेगी। वो बोल देंगे जाओ जी, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं आप हमेशा अपने बैंड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट तक तो रखें। जो 6 बैंड है वो 6 तो रखें, और जो जिनकी रिक्वायरमेंट 6.5 है वो 6.5 तो रखें, तभी आपका वीजा मिलेगा। नहीं तो आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा ट्रेंड चल रहा है वो है इररेलेवेंसी का। हाँ, वही बातें रिपीट हो रही हैं, मैं जानता हूं, लेकिन इररेलेवेंसी बहुत आ रही है आजकल। जैसे कि मैंने देखा किसी लड़के ने आर्ट्स की हुई थी और उसने अपना इसी का एक्सपीरियंस दिखा के, मतलब टीचिंग का एक्सपीरियंस दिखा के यहाँ पे इसी में कोर्स लिया हुआ था। इसी इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, और आर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता कि हाँ आपको बच्चों की केयर कैसे करनी है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तो ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट कोर्स था और इसीलिए उसको रिजेक्शन मिली हुई थी। यही मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक वो आया था डिस्कशन कि हाँ इसका अब कैसे करें। तो मैंने यही बताया था कि हाँ आप अपना रेलेवेंट कोर्स लगाओ, रेलेवेंट कॉलेज लगाओ कि आपने कॉलेज क्यों चूज किया और कोर्स क्यों चूज किया और किस तरह से आपके साथ ये कनेक्टेड है। यहाँ पर आकर कॉलेज चेंज कर लेना, कोर्स चेंज कर लेना, आपको कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ आपको प्रोसेस के साथ चलना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आते ही आप कह दो जी मैंने नहीं पढ़ना, ठीक है मेरे को तो ये वाला कोर्स चाहिए। आपकी फीस रिफंड चली जाएगी, आप 4 महीने बाद का भी इनटेक ले सकते हो और तब तक आप पैसे भी जोड़ सकते हो दैट वे। ठीक है, और कंक्लूजन, अब यही बात करते हैं कि कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन में बस यही है कि आप अगर एक रिफ्यूजल आ गया तो दूसरे पे ट्राई कर लो, प्लीज मेरे लिए कर लो, अपनी लाइफ के लिए कर लो। आपका वीजा आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड चांस में भी आ जाता है। आपको बस अपनी मॉडिफिकेशंस करनी है। अगर आपका रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन के रीजंस आपको ठीक से पढ़ने हैं, ठीक से एनालाइज करने हैं और आपको ट्राई करना है कि हाँ आप कहाँ पर अपनी कम बैक कर सकते हो और अपनी मॉडिफिकेशन को अच्छा कर सकते हो, अपनी फाइल को अच्छा कर सकते हो। यही है जी रीजंस आज के, और यही कंक्लूजन में मेरी टिप रहेगी। ये जो टीवी रखा हुआ ना, ये मेरे को फ्री मिला है सड़क पे, आ जाओ, आपको भी चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मेक श्योर यू क्लिक अ लाइक, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन हॉप इन माय इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि है bhavuk.canada। यहां पर भी कमेंट छोड़ सकते हो आप, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, पीस आउट, लव लव भावुक। मैं चाहता रहा जिंदगी में, आ जाओ कनाडा, मिलते हैं जल्दी से जी।